हेलो एवरीवन, कक्षा 9 वाले बच्चे देखेंगे। आज हम हिस्ट्री चैप्टर के खंड 2 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे, है ना। हिस्ट्री में 3 चैप्टर पहले पढ़ा दिए गए थे। उसके बाद ये है अर्थव्यवस्था और समाज का एक चैप्टर, कौन सा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे वन्य समाज होता क्या है। ठीक है, वन्य समाज, वन्य समाज एक ऐसा समाज है जो वनों पर या वन्य प्राणियों पर आश्रित रहता है या निर्भर रहता है। क्या कहलाता है? वन्य समाज कहलाता है। बन जाएगा, वन्य समाज किसे कहते हैं? वन्य समाज एक ऐसा समाज है जो वन्य प्राणियों या वनों जंगलों पर क्या करता है? निर्भर रहता है, वन्य समाज कहलाता है। दूसरी परिभाषा पूछ ली जाती है, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद सिर्फ आपको चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल बता रहे हैं। वन्य समाज को हमको पढ़ा है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है जिसमें ऐसे समाज जो वन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। अब ये उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली राष्ट्र जो रहता है, एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए, मतलब उसे जो अच्छा लगता है उसे पूरा करने के लिए दूसरे देश से कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे आप समझ रहे हैं कि अमेरिका, अमेरिका एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है पूरे विश्व में। ठीक है, और अमेरिका को यदि भारत से या एशिया के कोई भी देश से, रूस से जैसे, ठीक है, अमेरिका को रूस से कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज की आवश्यकता होती है तो वह अपने कुछ सैनिकों को भेजकर वह वहां से खनिज प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई शक्तिशाली राष्ट्र या कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है, अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर लेता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। अब इन उपनिवेशवाद जो रहते हैं या उपनिवेशवाद जो राष्ट्र रहते हैं, उपनिवेशवाद जो सरकार रहती है, उनके द्वारा वन्य प्राणियों, किसको को वन्य प्राणियों और चारागाह, घुमंतु चारागाह, घुमंतु चारागाह का मतलब होता है जो घूम घूम कर क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, घुमंतु चारागाह। ऐसे लोगों पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये तब था, हमने दोनों परिभाषा बता दी, उपनिवेशवाद क्या है और वन्य समाज क्या है। अब हम देखेंगे झूम कृषि। इस चैप्टर में एक चैप्टर पॉइंट आता है झूमी कृषि, झूमी कृषि या खेती। ठीक है, क्या होती है? जो भी पढ़ा रहे हैं सारे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। झूमी कृषि क्या कहलाती है? ठीक है, तो झूमी कृषि एक ऐसी खेती है जिसमें क्या होता है कि फसलों को कुछ समय के लिए उगाया जाता है, फिर उसको काट के अलग कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो झूमी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें लोग क्या करते हैं, किसी स्थान पर फसलों को उगाते हैं। ठीक है, फसलों को उगाते हैं। ठीक है, फसल कटने के पश्चात उस क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, लोग फसल उगा लेते हैं इस क्षेत्र से, फिर उन फसलों में जो छोटे छोटे डंठल बचते हैं उनको जलाकर उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है। उनका ये मानना रहता है कि इन फसलों की जो डंठल में जब आग लगा देंगे तो वहां पर जो राख रहेगी, जब इस राख पर बारिश का पानी पड़ेगा, मतलब जब बारिश का प्रथम मौसम रहता है, कब आता है? मानसून। मानसून कब आता है? 15, है ना, 15 जून, मतलब जून का जो मौसम रहेगा जब यहाँ पर बारिश होगी और जून की बारिश इस पर पड़ेगी, तब हम इनमें फसलों को बोएंगे तो जल्दी पनप पाएगी। ऐसा किसका मानना रहता था? जो झूमी कृषि करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, फसलों को उगा देते और फसलों को काट कर क्या कर देते थे, जला देते थे। और पहली बरसात में वो क्या करते, जब बरसात का पानी इस जो जली हुई फसल की राख पर पड़ता था उस समय वो अपना क्या कर देते थे, बीज जो भी बोना रहता है नई फसल को, उसको बो देते थे और जो बोते थे फिर उसे अक्टूबर नवंबर में काट लेते थे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में फिर वो फसल क्या कर लेते थे, काट लेते थे। इस प्रकार वो क्या करते थे, झूमी कृषि करते थे। वो
एक स्थान की फसल को सिर्फ 2 साल तक यूज करते थे। मतलब एक बार फसल को उगाया, फिर उसको काट के जलाया, फिर दूसरी बार फिर उगाया और फिर काट के, मतलब 2 बार यूज करने के बाद फिर इस स्थान को 12 से 18 साल के लिए छोड़ देते थे। फिर 12 से 18 साल तक इस पर खेती नहीं करते थे, जिससे यहाँ पर पुनः क्या होते थे, बड़े बड़े पेड़ जंगलों के रूप में उगाते थे। ठीक है, 12 से 18 साल तक बिल्कुल खेती नहीं करते थे, तो इस स्थान से क्या होते थे, पेड़ वृक्ष निकल आते थे और फिर से ये जंगल बन जाते थे। तो ये क्या था, झूमिंग कृषि था। तो झूमिंग कृषि में जो यूरोपीय वनरक्षक थे, यूरोपीय वनरक्षक जो थे वो इस कृषि को क्या करते थे, इस कृषि को यह मानते थे, इस कृषि से क्या होता है, वनों का क्या होता है, वनों की भूमि का दोहन होता है और वनों की भूमि का नाश होता है। किस कृषि से, झूमिंग कृषि से। क्यों होता है, क्योंकि पहले तो वनों को काटा जाता है, जो पेड़ पुराने लगे उनको काट लिया जाता है, उसके बाद वहां फसल करके जला दिया, कुछ सालों के लिए बस उगाए जाते हैं ना, फसलों को कुछ साल के लिए उगाया जाएगा, फिर वो छोड़ के चले जाते 10-12 साल के लिए। ठीक है, इसलिए यूरोपीय जो वनरक्षक थे उसने इस कृषि को क्या किया, मतलब वनों के हितों के विरुद्ध बताया कि यह वनों के लिए अच्छा नहीं है। फिर सरकार ने एक अधिनियम जारी किया, किसने, उपनिवेश सरकार ने, जो शक्तिशाली देश थी है ना, उसने एक उपनिवेश जारी किया और झूमिंग कृषि पर क्या कर ली, रोक लगा दी। ठीक है, आज भी यह कृषि अपने पूर्वी भारत में की जाती है। पूर्वी भारत मतलब उस तरफ जहां पर असम, मिजोरम, ये सारे राज्य हैं। ठीक है, ये तो थी झूमिंग कृषि के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं घुमंतु लोग और चारागाह। घुमंतु लोग और चारागाह। घुमंतु लोग का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो जगह जगह पर जाकर क्या करते थे, कृषि करते थे, वो क्या कहलाते हैं, घुमंतु लोग। और जो पशु रहते थे उनके, घुमंतु लोगों के, जो बकरी भेड़ को चराना, यहाँ वहां ले जाना है ना, तो ये थे घुमंतु लोग और चारागाह। ठीक है, घुमंतु लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपना जीवन यापन करते थे, वहां वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वहीं के फल खाते थे और पशु पक्षियों को पालते थे। ये थे घुमंतु लोग। क्या हुआ, जब उपनिवेश की सरकार बनती है, औपनिवेशिक सरकार मतलब शक्तिशाली सरकार रहती है, वो क्या करती है, देखती है कि ये घुमंतु लोग जगह जगह पे जाते हैं और पेड़ों को काटते हैं, वहां रहते हैं ना, एक बड़ा झुंड रहता है, इनका समूह रहता है, कबीला रहता है। जैसे आपने देखो कबीले के लोग एक स्थान से दूसरे, बंजारे लोग रहते हैं ना, बंजारे, वैसे ही ये रहते हैं घुमंतु लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से दूसरे अपना व्यापार करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जड़ी बूटी जो भी रहती है जंगलों की, तो वो बेचते रहते हैं ना। तो ये वो वही लोग थे जो जंगलों में रहते थे, एक बड़ी संख्या में निवास करते थे। जब उपनिवेश सरकार बनी तो उसने क्या किया, इन घुमंतु लोग जो जगह जगह पर वनों पर रहते थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उनको हटाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, पहले तो इन घुमंतु लोग और चारागाह जो लोग थे, घुमंतु लोग और चारागाह करने वाले जो लोग थे, उनको जंगलों से हटा दिया गया। ठीक है, इन सारे लोग क्या थे, जंगलों से हट गए, मतलब जंगलों से बाहर निकाल दिया गया। और कुछ लोगों को जंगलों पर इसलिए रखा गया क्योंकि वो सरकार के कार्यों पर मदद कर सके। अब इनको जंगलों से क्यों भगाया गया था, क्योंकि सरकार वहां कारखाने खोलना चाहती थी। रेलवे स्लीपर जो बनते हैं ना, रेलवे की पटरियों के नीचे जो अपन को लकड़ी डालते हैं ना, आप देखना रेलवे के डिब्बों में लकड़ियों की सीट बनी रहती है, तो रेलवे के सामान के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो वो इस जंगल में उसी प्रकार की लकड़ी उगाना चाहते थे, उसी प्रकार के वृक्ष इस जंगल में लगाना चाहते थे। फिर सरकार ने 1871 में एक अधिनियम पारित किया जिसमें अपराधी जनजाति को रखा, मतलब ऐसी जनजाति जो अपराधी हो। फिर क्या हुआ, ये सरकार लोग क्या करने लगे, जो उपनिवेशिक सरकार थी वो घुमंतु लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, मतलब शक के नजरिए से कि हाँ ये कुछ चोरी करने आया है। जैसे अपन छोटी जात को नहीं देखते हैं, छोटी जात रहते जो मतलब बाहर रोडों में भागते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चुरा ले या कुछ कर ले, है ना। तो वैसे ही 1871 में सरकार ने एक अपराधी जाति अधिनियम पारित किया जिसमें कई जातियों को
घुमंतु लोगों की कई जातियों को अपराधी जाति घोषित किया। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पॉइंट, एक था झूमिंग कृषि और एक थे घुमंतु लोग और चारागाह। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक दो टॉपिक और हैं तो ये अध्याय लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।